नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धौलागढ़। हर तरफ हरियाली, देवदार और चील गोदे के घने पेड़ और उन पेड़ों के बीच से गुजरती संकरी कंकरीली पगडंडियां। धौलागढ़ तक पहुंचने का रास्ता भी कुछ वैसा ही था, घुमावदार, सुनसान और डरावना। गांव के हर घर की दीवारें मिट्टी और पत्थर से बनी थीं, लेकिन कुछ दीवारों पर पुराने समय की रंगीन चित्रकारी अब भी हल्के से दिखाई देती थी, जैसे इतिहास ने खुद को वहां चुपचाप दर्ज किया हो। यह गांव आम गांवों जैसा नहीं था। यहाँ के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और आंखों में कुछ छिपा हुआ डर था, जो हर रात के साथ गहराता चला जाता। धौलागढ़ में सूरज ढलते ही सब कुछ थम जाता था। बच्चे खेलना बंद कर देते, बूढ़े दरवाजे बंद कर लेते और जवान लोग बिना वजह घर से बाहर पैर नहीं रखते। हर कोई जानता था कि जैसे ही अंधेरा घिरता है, पहाड़ों के बीच कुछ अनदेखा, कुछ अनकहा जाग उठता है। वो जो सफेद साड़ी में आती है और जिसकी आंखें आग जैसी जलती हैं। उसके आने की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास इतना गहरा होता है कि सांसें थम जाएं। गांव के सबसे पुराने आदमी धर्मा काका अक्सर एक ही बात दोहराते थे, पूरा गांव बसा है एक कब्र के ऊपर, और वो औरत, वो उसी कब्र से हर पूर्णिमा को उठती है अपने अधूरे बदले के लिए। लोग उन्हें पागल समझते, लेकिन जो कुछ साल से ज्यादा वहां रह चुका था, वो जानता था कि धर्मा काका की बातें सिर्फ कहानियां नहीं थीं। धौलागढ़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक टूटी फूटी हवेली थी, राजमहल। कभी यहां राजा विशाल देव और रानी मृदुला रहते थे। कहते हैं रानी बेहद सुंदर थी, पर उतनी ही रहस्यमयी। एक दिन अचानक रानी लापता हो गई और फिर कभी नहीं दिखी। राजा ने उसे ढूंढने के लिए सारे जंगल छान डाले, लेकिन न रानी मिली, न उसका कोई सुराग। तब से उस हवेली को श्रापित कहा जाने लगा। अब वो हवेली वीरान थी, खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों का मानना था कि रानी की आत्मा अब भी वहीं है, और जो कोई भी वहां गया वो लौटकर नहीं आया। गांव में हाल ही में एक नया परिवार आया था, विनीत, उनकी पत्नी सुजाता और उनकी 10 साल की बेटी तन्वी। विनीत एक लेखक थे और उन्होंने इस गांव को इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें शांति चाहिए थी और एक नई किताब के लिए प्रेरणा। लेकिन धौलागढ़ उन्हें शांति नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी देने वाला था जो उनकी कल्पना से भी परे थी। पहले कुछ दिन तो सब ठीक था। तन्वी को गांव के पेड़, जानवर और पुराने मंदिर पसंद आए, लेकिन फिर एक रात, पूर्णिमा की रात, उस रात विनीत की नींद आधी रात को खुली। खिड़की के बाहर से उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई औरत धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रही हो। आवाज में एक दर्द था, एक पुकार, लेकिन साथ ही एक खतरनाक सम्मोहन भी। विनीत ने खिड़की से बाहर झांका और तब उसने उसे देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी, उसके बाल जमीन तक गिर रहे थे और उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रही थी। अजीब बात यह थी कि उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैरती हुई चल रही थी। विनीत ने आंखें मली, सोचा कोई सपना देख रहा है, लेकिन वो दृश्य अभी भी वहीं था। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और सो गया, सोचकर कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। गांव की एक लड़की, मीना, जो पिछले दिन जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी, वापस नहीं लौटी थी। उसके माता पिता रोते रोते बेहोश हो चुके थे। लोग फुसफुसा रहे थे। फिर से वही हुआ, सफेद साड़ी वाली उसे ले गई। विनीत ने जब ये सब सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जो रात में देखा था, क्या वो वही औरत थी? क्या ये सब सच था? उसने अपने लेखक मन से सोचा, ये कहानी तो हड्डियां जमा देने वाली है। लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी और बेटी का चेहरा याद आया। उसे समझ आ गया कि अब ये कहानी नहीं, एक डरावना सच था जिसमें वो खुद फंस चुका था। उस रात जब पूरा गांव मीना की गुमशुदगी पर मातम मना रहा था,
विनीत ने एक फैसला किया। वो उस हवेली में जाएगा सच को जानने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस कदम से 100 साल पुराना राज खुलने वाला है। एक राज जो रानी मृदुला के लहू से लिखा गया था और जिसकी स्याही आज भी सूखी नहीं थी। उस रात जब पूरा गांव मीना की गुमशुदगी पर मातम मना रहा था, विनीत ने एक फैसला किया। वो उस हवेली में जाएगा सच को जानने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस कदम से 100 साल पुराना राज खुलने वाला है। एक राज जो रानी मृदुला के लहू से लिखा गया था और जिसकी स्याही आज भी सूखी नहीं थी। धौलागढ़ की हवाओं में अजीब सी सनसनी थी। गांव की खामोश गलियों में जैसे कोई अदृश्य साया टहल रहा हो। विनीत अब पहले जैसे शांत नहीं था। उसकी आंखों में रात का डर बस चुका था और हर कोने में उसे वही औरत दिखाई देने लगी थी, सफेद साड़ी वाली। उसने सुजाता से उस रात की बात नहीं की क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे बार बार बुला रहा हो, खींच रहा हो उस पुरानी हवेली की ओर। उस दिन सुबह सुबह गांव का पुजारी पंडित देवकी नंदन उनके घर आया। एक लंबी झुकी कमर वाला वृद्ध जिसकी आंखों में हजारों कहानियों का बोझ था। उसने विनीत को एक चेतावनी दी। बाबूजी, आपको नहीं पता कि आपने क्या देख लिया है। उसे देखने की सजा होती है। अगर आपने उसकी झलक देख ली तो अब आप उसका हिस्सा बन गए हैं। दूर रहिए हवेली से, वरना आप भी खो जाएंगे जैसे बाकी सब खो गए। विनीत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अब और उलझ चुका था। उसके लेखक मन ने जैसे उस सफेद साड़ी वाली औरत को शब्दों में पकड़ना शुरू कर दिया था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, उसकी चाल में कोई आवाज नहीं, पर उसकी मौन पुकार दिल को चीरती है। कौन है वो? इंसान, आत्मा या कोई श्राप? दूसरे दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल की तरफ से फिर किसी ने औरत के रोने की आवाजें सुनी हैं। कई ग्रामीणों ने पहाड़ी की ओट से उसे जाते देखा, उसी सफेद साड़ी में, बाल खुले और पैरों के निशान मिट्टी पर नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए। तन्वी भी उस रात डरी हुई लगी। उसने विनीत से पूछा, पापा, जंगल में कोई दीदी गा रही थी, बहुत उदास गाना, क्या वो भी गांव में रहती है? विनीत के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। उसने तन्वी से कुछ नहीं कहा, पर अब उसे यकीन हो चला था कि उसकी बेटी भी उस साए की चपेट में आ रही है। वो डर अब कल्पना नहीं था, वो असल बन चुका था। अगली सुबह विनीत अकेले उस पुराने कुएं की तरफ गया जो गांव के किनारे था और कहा जाता था कि वहीं के पास से अक्सर वह औरत दिखाई देती है। कुआं अब सूखा था, लेकिन उसमें झांकते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे किसी के रोने की आवाज आई, कुएं की गहराई से, जैसे कोई आत्मा अभी भी मदद के लिए पुकार रही हो। वो तुरंत पीछे हटा और झाड़ियों में छिपा कुछ पुराना कागज उसे दिखाई दिया। उसने उठाकर देखा, एक चिट्ठी थी, बहुत पुरानी, खून के धब्बों से सनी। उस पर लिखा था, अगर मैं वापस ना लौटूं तो समझ लेना कि मेरा अंत इंसान ने नहीं, श्राप ने किया। मैं अब भी तुम्हारे पास हूं, मुझसे डरना मत। विनीत सन्न रह गया। रानी मृदुला की चिट्ठी, क्या ये वही है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं? क्या वही औरत हवेली में भटक रही है? उसी शाम गांव की एक बुजुर्ग महिला गोमती दाई विनीत से मिलने आई। कांपते हाथों और फटी हुई आवाज में उसने कहा, बाबूजी, जब मैं छोटी थी मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। वो रानी थी, पर राजमहल में सबने उसे धोखा दिया। वो कभी मरी नहीं साहेब, उसे जिंदा दफना दिया गया था हवेली के तहखाने में। उसी दिन से उसका साया बंध गया इस धरती से। उसकी बात सुनकर विनीत की आंखें चौड़ी हो गईं। जिंदा दफनाया गया, कोई औरत, रानी होकर भी, और अब उसकी आत्मा उसी हवेली में भटक रही है। रात होते ही हवाओं में फिर वही अजीब सी खुनक फैल गई। विनीत ने खिड़की से देखा और एक बार फिर वो सफेद साड़ी वाली औरत वहां थी। इस बार वो उसकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक दर्द था और उसकी आंखें विनीत को ऐसे घूर रही थीं जैसे उसे बहुत पहले से जानती हो। कुछ पल वो ठहरी, फिर धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गई, लेकिन हवा में उसकी सरसराहट अब भी थी। उस रात विनीत ने एक निर्णय लिया। अब वो सिर्फ लेखक नहीं, खोजी बन चुका था।
वो उस रहस्य से डर नहीं रहा था, वो उससे बात करना चाहता था, जानना चाहता था कि मृदुला कौन थी, क्या हुआ था उसके साथ, और क्यों अब भी वो आत्मा चैन नहीं पा रही। वो नहीं जानता था कि ये जिज्ञासा उसे अंधकार के ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से लौटना नामुमकिन होगा। विनीत की रातों की नींद जैसे उड़ेड़ चुकी थी। उस आत्मा की आंखों में जो पीड़ा उसने देखी थी, उसने उसकी सोच की दिशा ही बदल दी। अब ये कहानी नहीं थी, ये एक वास्तविकता बन चुकी थी। उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का एक अधूरा संकल्प उसके मन में जन्म ले चुका था। सुबह का सूरज अपनी धीमी किरणों से जब हवेली के बुजुर्ग पत्थरों को छू रहा था, विनीत ने वहां जाने की ठान ली। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। पंडित देवकीनंदन ने फिर चेताया, हवेली सिर्फ पत्थर नहीं है बाबूजी, वो श्राप है। वहां की दीवारें चिल्लाती हैं और तहखाने में आज तक जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। विनीत ने केवल मुस्कुराकर सिर झुकाया और हवेली की ओर बढ़ चला। रास्ते में जंगली पेड़ों की छाया, हवा की सनसनाहट और कुछ अदृश्य सी फुसफुसाहटें उसके पीछे पीछे चलने लगीं, मानो हवेली उसे बुला रही थी या फिर चेतावनी दे रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जंग लगे लोहे से बनी मेहराबें अब काई और धूल से ढकी थीं। अंदर घुसते ही विनीत ने महसूस किया, यहां वक्त थम गया है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, पर उनमें चेहरों की जगह सिर्फ स्याह धब्बे बचे थे, मानो किसी ने जानबूझकर अतीत को मिटा दिया हो। धीरे धीरे चलते हुए वह हवेली की सबसे पिछली दीवार तक पहुंचा। वहीं था एक पुराना बंद कमरा जिसकी कुंडी टूटी हुई थी, पर दरवाजा अपने आप जड़ा हुआ था। विनीत ने धक्का लगाया। भारी दरवाजा कराहता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था और नमी से सड़ी लकड़ी की गंध फैल रही थी। यही था तहखाने का रास्ता। सीढ़ियां नीचे उतरती थीं, जैसे किसी कब्र में ले जाती हों। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। नीचे गहराई में एक काली सुरंग जैसी जगह थी। दीवारों पर उकेरे गए अजीब निशान, खून से सनी पुरानी जंजीरें और दीवार पर खुदा एक नाम, मृदुला। और तभी उसे सुनाई दी एक आवाज, बहुत धीमी पर बेहद दर्द भरी, जैसे कोई सैकड़ों साल से यही पुकार दोहरा रहा हो, मैं अब भी यही हूं, मुझे मुक्त करो। विनीत ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज हवा में तैर रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तहखाने की दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। पीछे था एक छोटा सा कक्ष और उसमें एक पत्थर की कब्र। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, राजरानी मृदुला, विश्वासघात की शिकार। विनीत का शरीर कांप उठा। जिंदा दफनाया गया इंसान, और अब वही आत्मा बनकर हवेली में भटक रही है। वो रानी जिसे प्रेम में धोखा मिला, जिसे साजिश में फंसाकर इस तहखाने में मार दिया गया। क्या वो ही अब सफेद साड़ी वाली बनकर गांव के हर मोड़ पर दिखाई देती है? तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा और उसे दिखी वो रानी मृदुला, पहली बार पूरी स्पष्टता से। लंबे बाल, पीली आंखें, खून से सना चेहरा और सफेद साड़ी जो फर्श पर बह रही थी। पर इस बार वह आक्रामक नहीं थी, वह बस देख रही थी, एक अनकहा अनुरोध लिए। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको न्याय दिलाऊं? विनीत के मुंह से ये शब्द स्वतः निकले। मृदुला की आत्मा ने सिर झुकाया और फिर गायब हो गई। अब विनीत जान चुका था, ये कहानी सिर्फ भय की नहीं, बल्कि एक निर्दोष आत्मा की करुण पुकार थी। और अब उसकी लेखनी का उद्देश्य बदल चुका था। अब वह इस आत्मा की आवाज बनेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मृदुला की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे जिन राजों से गुजरना होगा। वे उससे उसकी बेटी, उसकी जिंदगी और शायद उसकी आत्मा तक छीन सकते हैं। हवेली के तहखाने से बाहर निकलते हुए विनीत का मन अब भय से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से भरा था। उसके भीतर किसी पत्रकार की उत्सुकता से ज्यादा अब एक इंसान का कर्तव्य जाग चुका था। उस आत्मा को मुक्ति दिलाना अब उसका एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन कैसे? इसके लिए उसे उस दौर की असलियत तक जाना था जब रानी मृदुला जीवित थी। विनीत ने सबसे पहले गांव के बूढ़े पंडित देवकीनंदन से मिलने का निश्चय किया। वह गांव के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो पुरानी पीढ़ियों की कहानियां जानने वाले थे।
दोपहर की धूप में वह मंदिर के पिछवाड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे माला फेर रहे थे। विनीत उनके पास पहुंचा। पंडित जी, मुझे रानी मृदुला के बारे में सच सच सब कुछ बताइए, आप जो भी जानते हैं। पंडित जी ने आंखें खोली, गहरी सांस ली और बोले, सच जानने की कीमत होती है बेटा, कई बार वो सच जिंदगी की दिशा बदल देता है। मैं तैयार हूं, विनीत बोला। पंडित जी ने अपना चश्मा सीधा किया और धीरे धीरे कहना शुरू किया। बहुत साल पहले इस गांव पर राजा अजय सिंह का राज था, पर असली सत्ता रानी मृदुला के हाथ में थी। वो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और अपूर्व सुंदर थी, लेकिन दरबार में एक सेनापति था, विक्रम सेन, जो उस पर मन ही मन आसक्त था। जब रानी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसके अंदर की हवस अपमान में बदल गई। उसने रानी के खिलाफ एक साजिश रची। उसने राजा अजय सिंह को यकीन दिला दिया कि रानी किसी दरबारी से प्रेम करती है। राजा क्रोध और विश्वासघात की पीड़ा से पागल हो गया। बिना जांच के उसने रानी को जिंदा तहखाने में दीवार के पीछे चिनवा दिया। विनीत के चेहरे पर अविश्वास था, बिना कोई प्रमाण। हाँ, पंडित जी बोले, वो समय ही ऐसा था और तभी से हर पूर्णिमा की रात उस आत्मा की चीखें हवेली से आती हैं। वह न्याय मांगती है। उसके साथ जो हुआ वो हत्या नहीं, एक पवित्र आत्मा का अपमान था। विनीत ने पूछा, क्या उस साजिश का कोई सबूत बचा है? कुछ भी? पंडित जी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, एक डायरी है, रानी की निजी डायरी। कहते हैं उसमें पूरे षड्यंत्र का जिक्र था, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिली। शायद हवेली के तहखाने से भी नीचे कहीं छिपी है। विनीत की आंखों में अब एक नई आग थी। यह आत्मा की मुक्ति नहीं, अब एक ऐतिहासिक अन्याय को उजागर करने की लड़ाई थी। उस रात हवेली फिर से उसका इंतजार कर रही थी। विनीत ने खुद से कहा, अब मैं वापस नहीं लौटूंगा जब तक सच की कब्र खोद ना दूं। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि तहखाने के नीचे एक और तह है, जहां अंधेरा सांस लेता है और रानी मृदुला की आखिरी चीखें आज भी गूंजती हैं। रात का समय था। हवेली की छत पर काले बादल मंडरा रहे थे और बिजली की चमक से पुरानी दीवारें जैसे भूतियां चेहरे बना रही थीं। विनीत इस बार हाथ में एक टॉर्च, रजिस्टर और पुराने नक्शों की कुछ प्रतियां लेकर आया था। पंडित देवकीनंदन की बातों ने उसे यकीन दिला दिया था कि हवेली के तहखाने के नीचे कोई और तह छुपी हुई है। वह उसी जगह पहुंचा जहां रानी मृदुला की कब्रनुमा समाधि बनी थी। हाथों से दीवारों को टटोलते हुए उसकी नजर एक छोटे से छेद पर पड़ी। जब उसने दीवार पर दबाव डाला तो एक पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सरका और नीचे जाने वाली एक संकरी सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग से आती थी एक सड़ी हुई, अजीब सी गंध और बहुत हल्की फुसफुसाहट, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में मंत्र दोहरा रहा हो। लेकिन विनीत रुका नहीं, वह रेंगते हुए अंदर गया। रास्ता इतना संकरा था कि उसका शरीर दीवारों से छिलने लगा, सांस घुटने लगी थी। पर वो जानता था, यही वो जगह है जहां रानी मृदुला की अधूरी कहानी बंद है। करीब 30 मीटर नीचे उतरने के बाद सुरंग खुली, एक गुप्त कक्ष में। यहां दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं। चारों ओर दीपकों के अवशेष, पुराने मिट्टी के बर्तन और एक पत्थर का आले जिसमें कुछ सड़ चुकी चीजें रखी थीं। और ठीक बीच में एक लोहे की संदूक। विनीत ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक मखमली कपड़े में लिपटी डायरी थी, राजरानी मृदुला की निजी लेखनी। जैसे ही उसने पहले पन्ने को छुआ, हवेली के ऊपर बिजली जोर से कड़की और हवाओं ने चीख जैसी आवाज निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आज मैंने अजय से कहा कि मैं किसी और से प्रेम करती हूं, पर यह प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक है। उसे समझ नहीं आया। मैं डरती हूं कि मेरी सच्चाई को कोई दूसरा मोड़ दे देगा। हर पन्ना गवाही था उस निर्दोष स्त्री की पीड़ा का, जिसे प्रेम और सच्चाई के लिए सजा मिली। अंतिम पन्नों में एक जिक्र था, विक्रम सेन ने मुझे धमकाया है, उसने मुझे सच्चाई छुपाने को कहा है। यदि मुझे कुछ हुआ तो जान लो, साजिश में वही है। विनीत की आंखें भर आईं। ये कोई आत्मा नहीं, एक आवाज थी जिसे दबाया गया था। और तभी उस गुप्त कक्ष की दीवारों पर टप टप टपकती खून जैसी बूंदें गिरने लगीं। सामने की दीवार पर रक्त से उभरे शब्द उभर आए, सच को बाहर मत ले जाना,
वरना तू भी यहीं रहेगा। विनीत ने पीछे मुड़कर देखा। सुरंग अब बंद हो चुकी थी और फिर एक फुसफुसाती आवाज, तू मुझसे न्याय मांगता है, पर जो सत्य उठाए उसकी परीक्षा भी होती है। अंधेरे गुप्त कक्ष में फंसा विनीत अब जान चुका था कि यह सिर्फ एक खोज नहीं, एक परीक्षा बन चुकी है। उसकी सांसें घनी हवा में थमती जा रही थीं और सामने की दीवार पर अब कोई खून नहीं, बल्कि जलती हुई लकीरें उभरने लगी थीं, जैसे आग से कोई कुछ लिख रहा हो। सच की राह पर चलने वालों को पहले खुद को साबित करना पड़ता है। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह चुनौती थी। विनीत ने चारों ओर देखा। एक कोने में फर्श पर हल्की सी धूल हटाकर उसने महसूस किया कि वहां कोई गुप्त कुंजी या पत्थर दबा हुआ है। उसने उसे खींचा तो एक और दरवाजा खुला, पर उससे निकलते ही चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। नहीं, यह असली आग नहीं थी, यह मानसिक परीक्षा थी। विनीत की आंखों के सामने उसका बचपन, उसके डर और उसके अपराध बोध के दृश्य तैरने लगे। उसने देखा वो समय जब उसने अपने छोटे भाई की मदद नहीं की थी, जब किसी लड़की की चीखें सुनकर भी वो भाग गया था। आत्मा पूछ रही थी, तू न्याय मांग रहा है, लेकिन क्या तू खुद निर्दोष है? विनीत ने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं डरकर भागूंगा नहीं। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर एक कोमल सी ठंडी हवा चली और दीवार से रक्त के शब्द मिट गए। सामने अब एक साफ रास्ता था जो ऊपर की ओर जा रहा था। एक पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी, उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो सच्चाई लेकर लौटेगा वह इतिहास बदलेगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। विनीत ने डायरी अपने सीने से लगाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही वह हवेली के एक अलग हिस्से में निकल आया, एक पुराना पुस्तकालय जिसमें इतिहास की किताबें धूल में लिपटी पड़ी थीं। डायरी को देखते हुए उसे समझ आ गया, अब यह कहानी एक खबर नहीं, एक मिशन है। लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा, सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आंसू थे। वह बोली नहीं, बस हाथ से इशारा किया, इस बार कोई और तुम्हारी तरह अधूरा न रहे, पूरी सच्चाई दुनिया को बता दो। और फिर वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। 3 महीने बीत चुके थे। विनीत अब पत्रकार नहीं, एक मिशनरी बन चुका था। उसने रानी मृदुला की डायरी को इतिहासकारों, पुरातत्व विभाग और मानवाधिकार संगठनों के सामने पेश किया। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया, कहा यह सिर्फ एक लोक कथा है। लेकिन जब उसने हवेली के नीचे मिले गुप्त कक्ष की तस्वीरें, कंकाल के अवशेष और खून से लिखे प्रतीकों की वैज्ञानिक रिपोर्ट सबके सामने रखी, तब सारा शहर हिल गया। राज्य सरकार ने हवेली की जांच शुरू कराई। पुराने दरबार के दस्तावेजों से पुष्टि हुई कि वाकई रानी मृदुला को मानसिक रोगी बताकर बंदी बनाया गया था, क्योंकि वह राजा विक्रम सेन की काली करतूतों का विरोध कर रही थी। पूरा मामला राष्ट्रीय समाचार बना। फिर उस हवेली में एक आधिकारिक शुद्धिकरण यज्ञ का आयोजन हुआ, जहां रानी मृदुला के नाम की समाधि को सम्मानपूर्वक हटाकर उनकी अस्थियों को विधिवत अंतिम संस्कार दिया गया। विनीत वहीं खड़ा था, अग्नि की लपटों के सामने हाथ जोड़कर, मौन। और फिर जैसे ही चिता की अंतिम लकड़ी बुझी, हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। ठंडी हवा का एक झोंका आया और पहली बार हवेली की दीवारों से कोई चीख नहीं आई, बस एक सिसकती सी धीमी सी आवाज, धन्यवाद। विनीत ने आसमान की ओर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में जैसे हल्की सी चमक थी। उस औरत का चेहरा नहीं, लेकिन उसकी शांति हर कोने में महसूस हो रही थी। विनीत जान गया, आत्मा अब मुक्त हो गई है। उसी रात विनीत ने आखिरी बार उस हवेली की सीढ़ियां चढ़ी, अंतिम बार उसकी छत पर खड़ा होकर देखा। वही चांद, वही रात, पर अब कोई साया नहीं था। उसे अब डर नहीं लगता था, क्योंकि अब वह जानता था हर आत्मा को न्याय चाहिए होता है, और न्याय डर से नहीं, सच्चाई से मिलता है। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई कराह नहीं, कोई चीख नहीं सुनाई देती। अब वहां बस एक कहानी है, एक स्त्री की जो मरी नहीं थी, उसे मारा गया था, और एक आदमी की जिसने डर को हराकर सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत की। शायद हर हवेली में कोई रानी मृदुला कैद है, बस जरूरत है किसी विनीत की
जो उसकी आवाज बने। रातें अब भी आती हैं, लेकिन अब हवाएं सिसकती नहीं, मुस्कुराती हैं, क्योंकि किसी ने अपना डर पीछे छोड़ दिया और किसी आत्मा को उसका मोक्ष मिल गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।